बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रिलेटेड जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन नेसेसरी, स्पेशली क्लास 9 के लिए, कि उसके कौन कौन से मॉडल्स दिए गए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, एटम किस चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। एटम के हमारे पास तीन एटम हमारे पास जो है वो कंसिस्ट करता है तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कि उनका नाम शो कर रहा है, ये न्यूट्रल होते हैं। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो 1/200 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो इक्वल टू होता है मास ऑफ हाइड्रोजन के, एंड इट इज टेकन एज यूनिट 1। आगे है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर कैसे हुए? सबसे पहले हम अगर बात करें तो 1900 में जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था कि एक नेगेटिव चार्ज जो है ना पार्टिकल्स हैं एटम में, जिनको उन्होंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 1886 में ई गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था न्यू रेडिएशन इन गैस डिस्चार्ज। मतलब गैस जब डिस्चार्ज होती है तो उसमें से एक रेडिएशंस निकलती हैं, तो उस उनको उन्होंने कहा था ये कैनाल रेज हैं और ये पॉजिटिव चार्ज हैं। और इसको उन्होंने लेटर का इस चीज ने क्या किया था, दिस लेटर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो इसके बाद आगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी, जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स इन एटम। और 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किया था कि एक ऐसे पार्टिकल्स भी एटम में हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जिनको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। आगे हम अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम। इनके मुताबिक जो एटम है वो सिमिलर है एक उन्होंने कहा था एटम का जो स्ट्रक्चर है ना वो किशमिश पुडिंग के साथ सिमिलर है। जैसे कि पुडिंग, और ये पुडिंग में क्या क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका नेगेटिव चार्ज है, और प्लम्स ऑन दी पुडिंग, वो एक मतलब उसके ऊपर पुडिंग की तरह ना उसके ऊपर प्लम्स करते हैं। और उन्होंने कहा था कि एटम जो है कंसिस्ट करता है पॉजिटिव चार्ज फेस पेयर पे, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बाइडेड इन इट। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो इसमें इम्बाइड हो जाते हैं। जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो एटम है हमारे पास वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये देखें, जैसे एक स्ट्रक्चर शो किया गया जिसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस शो किए गए। उसके बाद हमारे पास आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड जो है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, अलोय किया था बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। मतलब अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने फॉल कराया था एक गोल्ड की फॉइल के ऊपर। उन्होंने ऑब्जर्व किया था जो ज़्यादातर पार्टिकल्स है ना वो स्ट्रेटली पास हो जाते हैं इसमें से, पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। सम कुछ जो पार्टिकल्स हैं वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं, और बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो अपीयर टू रीबाउंड। ये कुछ इस तरह इसमें शो भी किया गया प्लेट को, और उनकी बाउंडिंग शो कराई गई है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट पास हो जाते हैं, कुछ जो हैं स्लाइटली डिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ रीबाउंड करते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास है कंक्लूजन क्या निकली थी कि रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। उसने कहा था मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। मतलब एटम के साइड पे जो स्पेस है वो ज़्यादातर खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो सीधे गुजर गए, रुके नहीं, तो इसका मतलब है कुछ स्पेस खाली थी। द एटम है स्मॉल
न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद उन्होंने कहा था जो एटम है ना उसका एक छोटा सा न्यूक्लियस है और वो पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज क्योंकि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना हैविंग पॉजिटिव चार्ज बस स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जो एटम न्यूक्लियस का साइज़ है उसको अगर हम कंपेयर करें एटम के साइज से तो वो बहुत ही स्मॉल है। इसलिए कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो रीबाउंड हुए थे और मोस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज इन द न्यूक्लियस। ज़्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज और मास एंड एटम का वो न्यूक्लियस में है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। एटम जो है वो ये पॉजिटिव हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। उसका एटम का ना दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम इज इन द न्यूक्लियस। ज़्यादातर जो उसका मास है वो न्यूक्लियस में है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो रिवॉल्व अराउंड मतलब न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं इन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। उसने कहा था जो एटम है उसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते हैं एक स्पेशल ऑर्बिट में। दी ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल्स, इनको हम शेल्स कहते हैं, और एनर्जी लेवल्स, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर्स लाइक K, L, M, N और नंबर्स 1, 2, 3, 4 एक्स्ट्रा। जैसे कि आप ये पिक में देख सकते हैं, इसमें उन्होंने ये एक एटम का स्ट्रक्चर दिखाया है। इसमें दरमियान में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और साइड पे ये शेल्स हैं जिनको हमने K, L, M का नाम दिया है। फर्स्ट हमारे पास K होता है, सेकंड L और उससे आउटर M और देन N। वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। वो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट में तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। नेक्स्ट उसने बात की थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे खुद को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। दे फॉलो द रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक रूल दिया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय फार्मूला। उसने एक फार्मूला दिया था 2n², जिसमें n क्या है ऑर्बिट का नंबर या एनर्जी लेवल का नंबर है, जैसे 1, 2, 3, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलो। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट हमारे पास k है तो 2n2 की मदद से 2 × 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है तो वो 2 ही आएगा। सेकंड ऑर्बिट L है, 2 × 2 का स्केयर तो हमारे पास 8 आ जाएंगे। तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह थर्ड में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में हमारे पास आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। आगे है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। उसने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 8 हैं। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेट इन गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज़ द शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले फर्स्ट ऑर्बिट में फिल होंगे तो अगले ऑर्बिट में जाएंगे। ये उन्होंने क्या कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स दिया हुआ है कि जैसे कि हाइड्रोजन है, इसकी सिंबल है H, एटॉमिक नंबर है 1, प्रोटॉन नंबर भी 1 है, न्यूट्रॉन नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, K में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसकी आगे वैलेंसी बताई हुई है कि 1 होगी। ये आगे कुछ एटम्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक शेल में आ जाएगा, हीलियम के पास 2 हैं तो वो पहले शेल में ही दोनों आ जाएंगे। लिथियम के आगे हमारे पास 3 है तो वो पहले शेल में 2 आएंगे और तीसरा जो है वो दूसरे शेल में जाएगा। मतलब पहले वो इनर ऑर्बिट फिल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। ये देखें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं वो आउटर ऑर्बिट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे कार्बन के पास 6 हैं तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 आएंगे और दूसरे वाले में 4। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, तो वो उसकी वैलेंसी होती है।
लाइक ये हाइड्रोजन की देखें अगर हम, तो इसके आउट एक ही ऑर्बिट है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। कार्बन की वैलेंसी देखें अगर हम, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी 4, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे हाइड्रोजन के हो जाएगी 5। तो वैलेंसी होती है आउटर मोस्ट शेल में जितने भी एटम हैं। If an atom outer shell is completely filled, they are inert or less reactive and the combining capacity of valency is 0. अगर शेल completely fill होगा तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। Of the inert element, helium atom has 2 electron in outer shell and the atom of other element has 8 electron in outer shells. मतलब जिन एटम्स के या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका क्या है शेल फिल है, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। जिनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में वो भी उनकी भी 0 होती है, क्योंकि वो एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल इज हैविंग ऑक्टेट कन्फिग्रेशन। ये कन्फिग्रेशन मतलब ये स्टेबल माने जाते हैं जैसे कि नोबल गैसेस। इफ एन एटम आउटर शेल इज नॉट कम्प्लीटली फील्ड इट इज़ नॉट स्टेबल। अगर किसी भी एटम का आउटर शेल कम्प्लीटली फील नहीं है तो वो स्टेबल नहीं माना जाएगा। इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा बाय लूजिंग गेनिंग शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम टू अटेन ऑक्टेट कन्फिग्रेशन। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी कन्फिग्रेशन को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेगा या देगा। The number of electron loosed, gained or shared by an atom to attain octet configuration is the combining capacity और valency of an atom। जो इलेक्ट्रॉन कोई एटम लेता है, देता है या शेयर करता है अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए, उसकी कन्फिग्रेशन को स्टेबल करने के लिए, उसको हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी ऑफ एन एटम। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल सो देयर वैलेंसी इज 1। इन सब के आउटर शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज कर दें या तो इनकी क्या हो जाती है स्टेबल हो जाती है, तो इनकी वैलेंसी क्या है 1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी वैलेंसी है 2। एल्यूमिनियम 3, कार्बन 4, फ्लोरीन गेन कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन और वो स्टेबल हो सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसकी वैलेंसी क्या वो स्टेबल हो सकता है, तो इस तरह इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। नाइट्रोजन उसके पास वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसकी वैलेंसी जो है वो 3 होगी और वो स्टेबल हो सकता है। आगे है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जिसे जितने भी किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। हीलियम का के 2 हैं तो प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर है 2। लिथियम का 3। मास नंबर होता है द नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब मास नंबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो उसका मास नंबर होता है। आगे जैसे कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन का मास नंबर है हमारे पास 12 क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन हैं। और एल्यूमिनियम के 27 है क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। और सल्फर के हमारे पास 32 है क्योंकि इसमें 16 प्रोटॉन्स और 16 ही न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोस्टोप। आइसोस्टोप क्या होता है? आइसोस्टोप पे हमने पहले भी बात की है। अगर आपको इसके बारे आइसोस्टोप है एटम्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है उनको हम आइसोस्टोप्स कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें इसके 3 आइसोस्टोप हैं, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम। फर्स्ट वाले में तीनों का इनमें क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट है। आइसोबार्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है। दिस पेयर ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो इनके न्यूक्लियॉन्स के नंबर भी सेम होते हैं। जैसे कैल्शियम माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 20 एंड ऑर्गोन माइनस एटॉमिक नंबर इज
18 हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट मास नंबर सेम। इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। इसी तरह हमारे पास नीचे आयरन और निकल की एग्जांपल दी गई है। दोनों का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है लेकिन मास नंबर दोनों का 58 है, तो इस तरह इनका मास नंबर सेम है। Thank you for watching the video. If you like my videos, please subscribe this channel and share this video to your friends. So thank you.